आज 3 फरवरी है, 3 फरवरी 2026 और हम आज के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स और एडिटोरियल देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे द हिंदू से और दूसरे सोर्सेस जो भी हैं वहाँ से न्यूज़, कंप्लीट करंट अफेयर और एडिटोरियल 3 फरवरी 2026 के लिए। जो एडिटोरियल है हमारा, पहला वाला एडिटोरियल है फिनांस कमीशन को लेकर। 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं। क्या सिफारिशें दी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बात करते हैं राज्य और केंद्र के बीच में जो डिविजिबल पूल है, जहाँ पर पैसा बढ़ता है, जहाँ पर टैक्स का पैसा बढ़ता है, वहाँ पर रिकमेंडेशंस होती हैं फिनांस कमीशन की। फिनांस कमीशन रिकमेंड करता है, फिनांस कमीशन बताता है कि केंद्र को कितना पैसा मिलना चाहिए और राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। तो इसका बंटवारा, बंटवारे की मतलब बंटवारा तो नहीं, सीधे तौर पर पैसा तो नहीं देता है, लेकिन सिफारिशें ज़रूर करता है फिनांस कमीशन। और इसका जो गठन होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। हर 5 साल में यह ज़रूरत जब भी समझा जाए तब इसकी नियुक्ति की जाती है और ये जो कमीशन है वो काम करता है राज्यों और केंद्र के बीच में, और उसके बाद राज्यों और बाकी सभी राज्यों के बीच में पैसा बाँटने की, कि तमिलनाडु को कितना पैसा मिलना है, बिहार को कितना पैसा मिलना है, मध्य प्रदेश को कितना पैसा मिलना है। तो इसके लिए रिकमेंडेशंस देता है। तो 2 तरह की रिकमेंडेशंस हो गई। पहली तो वर्टिकल डिवीज़न कैसे होगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिवीज़न कैसे होगा। वर्टिकल डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ राज्य सरकार है, मतलब सारी राज्य सरकारें हैं, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार के पास में कितना पैसा रहेगा और बाकी सभी राज्यों को कुल मिलाकर कितना पैसा मिलेगा, और फिर बाकी सभी राज्यों को जो कुल पैसा मिलता है उसमें से किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, ये सारी रिकमेंडेशंस की जाती है फिनांस कमीशन की तरफ से। इसका जो हम अ, संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, कौन गठन करेगा, कितने समय के लिए गठन होगा, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। तो एडिटोरियल में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दलील दी गई है, फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशंस को लेकर क्या कहा गया है। अब की बार जो रिकमेंडेशंस आई हैं, मतलब जो नए वाले जो 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस आई है, उनमें क्या बदलाव है, पिछले जो पैरामीटर्स थे वो क्या थे, नए पैरामीटर्स क्या हैं, क्या पैरामीटर्स में बदलाव हुआ है, किसका वेटेज बढ़ा है, किसका वेटेज कम हुआ है, इन सभी बातों को हम समझेंगे। दूसरा वाला एडिटोरियल है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को आर्टिकल 21 का हिस्सा बनाया है। आर्टिकल 21 को एक बार फिर से एक्सपांड किया गया है। हमने कुछ दिनों पहले आर्टिकल 21 को लेकर, बिजली के अधिकार को लेकर हमने पढ़ा था, वहाँ पर भी इस तरह का फैसला आया था। और अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी को लेकर, लड़कियों की क्षमताओं और उनके विकास और उनके अवसर को लेकर किस तरह से मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल फैसिलिटीज़ उन्हें प्रभावित करती हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सरकारों के ऊपर दबाव डाला है, सरकारों के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली है कि लड़कियों को इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे स्कूल्स हो, चाहे दूसरी पब्लिक जगह हो, वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। और ये सारा काम, ये सारा बर्डन, ये सारी जिम्मेदारी सरकारों की होने वाली है। फिर फिनांस कमीशन के बारे में देख लेंगे, चूंकि फिनांस कमीशन की बात हो रही है, 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस आई है, तो हम फिनांस कमीशन के जो बेसिक बातें हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा जो यूएसए ने भारत के ऊपर टैरिफ को कम किया है। न्यूज़ आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की बातचीत हुई है। क्या बात हुई है फ़ोन पर, और उसके बाद टैरिफ कम हुए हैं, इन सभी बातों को लेकर पढ़ेंगे। फिर एसआईआर प्रक्रिया, चूंकि इसकी कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हो रही है, एक तरफ एसआईआर हो रहा है, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज हो रही है। बहुत सारे वैलिड और बहुत सारे तथ्यपूर्ण, तर्कपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं जिनका जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पष्टता से, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं मिला है। तो इसको लेकर भी गड़बड़ियां हैं। बल्क में फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। फॉर्म 7 होता है किसी का वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए, और बल्क में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिनका नाम कटना है वो कौन लोग हैं, जो नाम कटवाना चाहते हैं वो कौन लोग हैं, इसको लेकर कई सारे सवाल, संदेह, शक, शुबा यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं। कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, तो इसको लेकर न्यूज़ आई है। राजस्थान में इस तरह की एक घटना हुई है, और एक घटना शायद गुजरात में इस तरह की घटना हुई है। फिर बायोफार्मा शक्ति स्कीम जो आई है बजट में, अभी जो नया बजट आया 2026-27 का, उसमें 10,000 करोड़ रुपया मिला है। क्यों योजना आई है, किस सेक्टर में आई है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन चीज़ों को इसमें टारगेट किया जा रहा है, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, इस वाले एडिटोरियल में, इस वाले आर्टिकल में हम सारी बातें देखेंगे। फिर वेटलैंड्स को लेकर बात हो रही है, क्योंकि कल 2 फरवरी था। 2 फरवरी को 1971 में वेटलैंड जो कंजर्वेशन को लेकर रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, तो उसको लेकर बात हुई थी। तो वेटलैंड कंजर्वेशन, भारत में कितने वेटलैंड्स हैं, इन सभी बातों को लेकर हम इस आर्टिकल में देखेंगे।
तो पहला वाला जो एडिटोरियल है वो है 16वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस को लेकर। 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं। 16वें वित्त आयोग ने कहा है कि जो पैसा है डिविजिबल पूल का पैसा, डिविजिबल पूल का पैसा कौन सा पैसा होता है? जो पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बंटना है, जो पैसा टैक्स के माध्यम से केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और उस पैसे से राज्य सरकारों को भी उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे इस डिविजिबल पूल में एक तो होता है इनकम टैक्स, एक होता है कॉरपोरेट टैक्स, एक होता है एक्साइज ड्यूटी, एक होता है जीएसटी, एक होता है कस्टम ड्यूटी। ये सारे जो टैक्सेस हैं वो केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और सारा पैसा जब इकट्ठा होता है तो उसमें से राज्यों को भी उनका हिस्सा दिया जाता है। और किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, केंद्र सरकार कितना पैसा रखेगी, राज्य सरकारों को कितना पैसा मिलना है, उसको लेकर फिनांस कमीशन जो है वो रिकमेंड करते हैं। उनकी सिफारिशें हालांकि मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनकी सिफारिशें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये फॉर्मूले तय करते हैं कि किस तरह से बंटवारा होगा, किस आधार पर बंटवारा होगा, और फिर रिकमेंडेशंस आती है, उसके आधार पर पैसा बढ़ता है। तो डिविजिबल पूल में जो पैसा है, जो टैक्सेस का पैसा है, इनकम टैक्स का पैसा, हमने देखा है अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा केंद्र सरकार के पास इकट्ठा होता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है इनकम टैक्स का। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है वो है कॉरपोरेट टैक्स का। तीसरे नंबर पर है जीएसटी। जीएसटी में आईजीएसटी और सीजीएसटी का पैसा, क्योंकि एसजीएसटी का पैसा तो राज्य सरकारों को मिल ही जाता है। तो ये जो है सबसे बड़े मद हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा इन टैक्सेस के माध्यम से आता है और ये पैसा राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र के बीच में और उसके बाद सभी राज्यों के बीच में आपस में बंटता है। तो 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि डिविजिबल पूल से 41% की हिस्सेदारी जो होगी वो होगी राज्यों की। पहले भी यानी जो 15वें वित्त आयोग थे उन्होंने भी यही सिफारिश की थी, मतलब पहले भी 41% पैसा राज्यों को मिल रहा था और ये वाला जो वित्त आयोग है इसने भी 41% की सिफारिश की है। अभी जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ये बात आपको याद रखनी है, कभी हो सकता है एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये जो हिस्सेदारी है पहले भी इतनी ही थी, अभी भी इतनी है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो दो बातें हम यहाँ से सीख सकते हैं। पहली, 41% हिस्सेदारी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और दूसरे अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। इसके बाद राज्य सरकारों की हालांकि मांग थी कि 50% पैसा मिलना चाहिए, आधा पैसा राज्यों को मिलना चाहिए, आधा केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि राज्यों के पास हम देख रहे हैं कि जीएसटी लगने के बाद से इनकी जो राजकोषीय स्वतंत्रता है, फिस्कल स्पेस है, इनका काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ा है, संकुचित हुआ है, कम पैसा इनके पास है, संसाधन कम है, बहुत कम टैक्सेस हैं अब राज्यों के पास जो वो लगा सकती हैं, जिनका पैसा डायरेक्ट उनके पास होता है। सारा पैसा अब जीएसटी के माध्यम से इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटीज़ के माध्यम से जो आता है, बड़ा रिसोर्स होता है, बड़ा पैसा होता है और उसमें से जो हिस्सेदारी आती है वो केंद्र सरकार के माध्यम से आती है और उसके लिए जो रिकमेंडेशन की जाती है फिनांस कमीशन करता है। तो राज्यों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकारों के खर्चे हैं, राज्य सरकारों के पास जिम्मेदारी है, राज्यों के जो रिसोर्सेस है काफ़ी ज़्यादा सीमित हैं, टैक्सेस सीमित हैं। तो राज्य सरकार चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले, फिस्कल स्पेस मिले, ताकि जो हमारा फिस्कल फेडरलिज्म है उसको भी बैलेंस मिल सके। तो इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर राज्यों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। राज्य कह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार दूसरी तरफ राज्यों को जो पैसा देती है उसमें भी बहुत सारा पैसा होता है जो योजनाओं से लिंक्ड होता है। तो उसको लेकर भी एक तो पैसा कम मिलता है, ऊपर से योजनाओं में जो पैसा मिलता है वो भी किसी योजना के साथ लिंक्ड होता है और उसमें भी राज्यों की स्वायत्ता कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है। तो ये जो शिकायतें रही हैं, हमेशा से ये शिकायतें रही है राज्यों की कि उन्हें फिस्कल स्पेस कम मिलता है, फिस्कल सोवरेंटी या फिस्कल हम क्या कहें कि स्वायत्ता कम मिलती है। तो इसको लेकर हमेशा से शिकायतें रही हैं। ऊपर से अभी जो कुछ बदलाव हुए हैं, 16वें वित्त आयोग ने जिन आधार पर पैसा बांटा है, जो मानदंड है, जो क्राइटेरियाज हैं, उनमें बदलाव हुआ है। जैसे पहले एक टैक्स एफर्ट नाम का पैरामीटर हुआ करता था, अब उसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि टैक्स एफर्ट वाला जो पैरामीटर था यहाँ पर 15वें वित्त आयोग में था, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने इसे खत्म कर दिया है। इसकी जगह पर आया है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इसका मतलब है कि कौन सा राज्य हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसके आधार पर उसे पैसा मिलेगा। जो राज्य ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो राज्य ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं उन्हें कम पैसा मिलेगा।
तो इस तरह से राज्य सरकारों को और ज़्यादा प्रोत्साहन या कहें कि मजबूरी में उन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा। कंट्रीब्यूट करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सुधार, गवर्नेंस से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीज़ों तक, बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक सारी चीज़ों में सुधार करने होंगे, ताकि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी उनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और इस आधार पर उन्हें पैसा मिल सके। जो पहले पैरामीटर था टैक्स एफर्ट वाला 15वें वित्त आयोग में, तो वहाँ पर उसका वेटेज था 2.5%, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में ये जो पैरामीटर है वो है 10% का। अगर हम कंपेयर करें 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग के बीच में, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जो पहला पैरामीटर है वो है इनकम डिस्टेंस का। पहले 45% वेटेज हुआ करता था, अब वेटेज है 2.5% कम हुआ है, 42.5% का। तो ये यहाँ पर ये वाला वेटेज कम हुआ है। इसको भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनका वेटेज कम हुआ है और कौन से पैरामीटर्स है जिनका वेटेज बढ़ा है, या कौन से पैरामीटर्स थे जो पहले थे लेकिन अब नहीं है। इन बातों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। पॉपुलेशन के आधार पर पहले इसका वेटेज था 15%, अब है 17.5%। तो पॉपुलेशन के आधार पर जो पैसा है, अगर उसका वेटेज बढ़ा है, इसका मतलब है कि जिन राज्यों में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर उन्हें ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो 2.5% वेटेज बढ़ा है, तो यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है उत्तर भारतीय राज्यों को जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का जो वेटेज है, उसका वेटेज कम हुआ है, 12.5 से हुआ है 10%। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रयास किए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं, उन्हें इसके लिए पुरस्कृत करने के लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को वेटेज के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन अब अगर वेटेज कम हुआ है, इसका मतलब है कि जिन राज्यों ने उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वेटेज कम हुआ है। और जिन राज्यों ने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं, अच्छा प्रयास किया है, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। एरिया की बात करें तो पहले 15% का वेटेज था, अब है 10% का वेटेज। इसका मतलब है कि जो बड़े राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, उनका वेटेज कम हुआ है, उनको थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। फॉरेस्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो 10 का 10% वैसा का वैसा बना हुआ है। फिर टैक्सेस एंड फिस्कल एफर्ट वाला जो क्राइटेरिया है अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह नया वाला क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और इसका वेटेज है 10%। तो इन क्राइटेरियाज को हमें ध्यान रखना है। किसका वेटेज कम हुआ है? इसका वेटेज कम हुआ है, मतलब 16वें वित्त आयोग में 15 वित्त आयोग की तुलना में। पॉपुलेशन का वेटेज बढ़ा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का वेटेज कम हुआ है, एरिया का वेटेज कम हुआ है, फॉरेस्ट का वेटेज वैसा का वैसा ही है, और टैक्सेस एंड फिस्कल एफर्ट्स तो खत्म ही हो चुका है, और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ये नया जुड़ा है। तो इन बातों को हम यहाँ पर याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है किसी सवाल के स्टेटमेंट में या मेंस में इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। ये जो नया क्राइटेरिया जुड़ा है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाला, वो इसलिए है ताकि राज्यों को, जो राज्य अच्छा काम करते हैं, उत्पादक काम करते हैं, जहाँ पर कुशल प्रशासन शासन का काम होता है, वहाँ पर उन राज्यों को प्रोत्साहन दिया जा सके, उन राज्यों को फायदा हो सके, ताकि बाकी राज्य भी अपने अपने यहाँ पर अपने अपने स्तर पर इस तरह के सुधार कर सकें और हमारी जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। एक बात हो गई ये। दूसरी बात है, मतलब अगली बात है कि आयोग ने जो क्षैतिज वितरण है, मतलब राज्य से राज्य के बीच में जो वितरण है, एक तरफ यहाँ पर केंद्र सरकार है, उसके बाद सारी सरकारें हैं राज्यों की। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है केंद्र और राज्यों के बीच में, इसे हम कहेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और राज्य राज्य के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है या पैसे का बंटवारा है, उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो क्षैतिज वितरण में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, धीरे धीरे बदलाव किया जाना है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन का भार यानी वेटेज कम हुआ है, और इस वेटेज को इसलिए कम किया गया है क्योंकि हम फिलहाल डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हैं, जहां पर जवान जनसंख्या, जो युवा जनसंख्या है, और जिन राज्यों में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को लेकर उतना अच्छा काम नहीं हुआ है, वहां पर काफ़ी बड़ी जनसंख्या है उन राज्यों की, और उन राज्यों में युवाओं की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें पैसा मिलना चाहिए। ये जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाना है। इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि एक समय था जब हम जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहते थे, कुछ राज्यों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, जनसंख्या नियंत्रित कर ली थी। दक्षिण भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर अब जो पहले काम हुआ था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर युवा आबादी कम है,
दक्षिण भारत के राज्यों को अगर उत्तर भारत के राज्यों से हम तुलना करें तो वहाँ पर देखेंगे कि उत्तर भारत के राज्यों में युवा आबादी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी थी। वहाँ पर जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। तो अब इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को यहाँ पर दंडित करना अनुचित है, और इसके लिए जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाला वेटेज है उसको कम किया है, ताकि इसको लेकर कोई जो राज्य जहाँ पर ज़्यादा आबादी है उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो सके, तो इसके लिए इसके वेटेज को कम किया है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। और इसके बाद एडिटोरियल कहता है कि 2031 तक ये जो डिविजिबल पूल है उसे बढ़ाने की बात हो सकती थी, ताकि राज्यों को स्वायत्ता मिल सके, लेकिन इस तरह की कोई रिकमेंडेशंस नहीं आई हैं। राज्य चाहते हैं कि वैसे तो 50% हिस्सेदारी डिविजिबल पूल से मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है। ऊपर से राज्यों की एक और शिकायत है, और शिकायत जेन्युइन है, क्योंकि केंद्र सरकार ने डिविजिबल पूल को कम किया है। हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, सभी के रेट में कटौती की है, सभी की कर की दरों में कमी हुई है। और जब कर की दरों में कमी हुई, इसका मतलब है कि कम टैक्स लगेगा, कम पैसा इकट्ठा होगा, कम टैक्स कलेक्शन होगा। और अगर टैक्स कलेक्शन कम होता है तो राज्यों को भी उनकी हिस्सेदारी कम मिलेगी, उनको उनके हिस्से में कम पैसा आएगा। तो इसको लेकर राज्य सरकारें कह रही हैं कि जो डिविजिबल पूल है उसका साइज़ कम हो रहा है, और केंद्र सरकार अपने घाटे की या अपने नुकसान की भरपाई उपकर और अधिभार, सेस और सरचार्ज से कर रही है, क्योंकि सेस और सरचार्ज का जो पैसा है वो राज्यों और केंद्र के बीच में नहीं बँटता है। तो यहाँ पर एक बात सीखने वाली ये है कि जो सेस है और सरचार्ज का पैसा है वो राज्यों में नहीं बँटेगा, सिर्फ बँटेगा डिविजिबल पूल का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा, जीएसटी में सीजीएसटी और आईजीएसटी का पैसा, और एक्साइज ड्यूटी का पैसा और कस्टम ड्यूटी का पैसा। तो ये सारा पैसा बटेगा, लेकिन सरचार्ज और सेस नहीं बटेगा, और ये सारा पैसा केंद्र सरकार के पास ही होता है। केंद्र सरकार एक तरफ डिविजिबल पूल को कम कर रही है, उसके टैक्सेस को कम किया है, कर की दरों को कम किया है, लेकिन सेस और सरचार्ज बढ़ाकर अपने लिए पैसे और अपने लिए संसाधन जुटा रही है, और राज्यों के लिए फिस्कल चैलेंजेस यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि आयोग ने सेस और सरचार्ज को डिविजिबल पूल में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है। राज्यों का कहना है कि इन सभी चीज़ों को डिविजिबल पूल में होना चाहिए, ताकि इसका फ़ायदा राज्यों को भी, राज्य सरकारों को भी मिल सके, उन्हें भी संसाधन मिल सके। इसके बाद जो अगली शिकायत है वो ये है कि जो कुल पैसा मिलता है उसमें से 42% पैसा लिंक्ड होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से। और जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से पैसा लिंक्ड होता है, इसका मतलब है कि जिस योजना के लिए पैसा आया है राज्य में, उस योजना में ही पैसा लगाना है। अब यहाँ पर शिकायत यह है कि राज्य सरकार के पास उनकी स्वायत्ता सीमित हो जाती है, राज्य सरकारों के पास सीमित विकल्प होते हैं पैसा खर्च करने के लिए, चूँकि आधा पैसा, लगभग आधा पैसा, 42% पैसा केंद्र सरकार के द्वारा बताया जाता है कि कहाँ पर खर्च करना है। इससे राज्यों की जो प्राथमिकताएँ हैं, राज्यों को अगर कहीं और पैसा खर्च करना है, राज्यों की कुछ और समस्याएँ हैं, उन्हें हल करने के लिए पैसा खर्च करना है, तो इस तरह से राज्य सरकारों के हाथ बन जाते हैं, और उन्हें सिर्फ़ उन योजनाओं में ही पैसा खर्च करना होता है। तो इसको लेकर भी शिकायतें हैं। तो कई सारी शिकायतें हैं। पहले तो जो डिविजिबल पूल है उसका साइज़ कम हो रहा है, क्योंकि टैक्सेस के जो रेट्स हैं वो कट हुए हैं। उसके बाद केंद्र सरकार सेस और सरचार्ज के माध्यम से पैसा निकाल रही है, अपने लिए संसाधन जमा कर रही है, वो पैसा बँटता नहीं है। फिर बहुत कम हिस्सेदारी अभी भी है, सिर्फ 41% पैसा केंद्र सरकार राज्यों को हस्तांतरित करती है। रिकमेंडेशंस भी 41% की है। 15वें वित्त आयोग ने भी 41% के लिए ही रिकमेंडेशन दी थी, और 16वें वित्त आयोग ने भी 41% की ही रिकमेंडेशन दी है। तो इन सभी बातों को लेकर और राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन होने को लेकर राज्य सरकारें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें करती हैं। इन सभी चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वित्तीय दबाव है। इस बात को आयोग स्वीकार तो करता है, लेकिन इसको लेकर कोई ख़ास रिकमेंडेशन अभी तक आया नहीं है। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही है, और कुछ पैरामीटर्स में बदलाव हुए हैं जिन्हें हम देख ही चुके हैं। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे इनकम डिस्टेंस वाला जो क्राइटेरिया है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इतने क्राइटेरियाज पर पैसा बटा है, और कुछ का वेटेज कम हुआ है और कुछ का वेटेज बढ़ा है, और एक नया पैरामीटर यहाँ पर जुड़ा है। ये सारी बातें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिटेल में पढ़ने के बाद आप एक समझ विकसित कर सकते हैं, ताकि इन सारी बातों को समझकर हम यह समझ सकें कि केंद्र और राज्यों के बीच में
पैसे को लेकर लड़ाई क्यों है, पैसा कैसे बँटता है, कौन इसके लिए रिकमेंडेशन देता है और कैसे सारा काम चलता है। हम देखते हैं कि छोटे स्तर पर ही पैसे को लेकर या वित्तीय अनुशासन को लेकर काफ़ी समस्याएँ खड़ी होती है। वहीं पर भारत जैसा एक बड़ा देश कैसे अपने संसाधनों को साझा करता है, कैसे काम चल रहा है, इन सभी बातों को यहाँ पर समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप सेवाओं में जाएँगे तब भी आप इस तरह की बातों को समझेंगे और इन्हें समझना अभी से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़िनांस कमीशन इसके रिकमेंडेशन देता है, पैसा जो डिविजिबल पूल में आता है, कौन-कौन से टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जीएसटी होता है, जीएसटी में सीजीएसटी, आईजीएसटी होता है और सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं और इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस हो सकते हैं, लेकिन बड़े मद यही है जहाँ से पैसा आता है। ये पैसा बढ़ता है केंद्र और राज्यों के बीच में, रिकमेंडेशन फ़िनांस कमीशन देता है। अभी तक 41% की रिकमेंडेशन ही दी है। राज्य सरकारों को क्या-क्या समस्याएँ हैं इन सभी बातों को लेकर? क्योंकि राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन है, राज्य सरकारें हमेशा संसाधनों को बढ़ाने को लेकर बात करती हैं। राज्य सरकारें चाहती हैं उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिले, उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए और केंद्र सरकार जो सरचार्ज और सेस के माध्यम से संसाधनों की, पैसे की, टैक्स की उगाही करती है, कलेक्शन करती है, उसको लेकर भी सरकारों का कहना है कि उसको भी डिविजिबल पूल में शामिल किया जाए। हालाँकि इस तरह की कोई रिकमेंडेशन अभी आई नहीं है। तो इन सभी बातों को यहाँ से हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि 16वें वित्त आयोग ने राज्यों पर बढ़ते वित्तीय दबाव को तो स्वीकार किया है। जैसे हमने बात की कि राज्य सरकारों के पास बहुत कम संसाधन बचे हैं, उनके पास जो उनकी फिस्कल स्पेस है बहुत सीमित हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, लेकिन साहसिक पुनर्वितरण के बजाय स्थिरता और क्रमिक परिवर्तन को प्राथमिकता दी है। जैसे हमने देखा कि राज्य सरकारें चाहती है कि हिस्सा बढ़ाया जाए, लेकिन वित्त आयोग ने क्या किया है, जो चला आ रहा है उसे ही आगे बढ़ाया है और उसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं किए हैं। भारत ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के संदर्भ में 41% ऊर्ध्वाधर कर वितरण, वर्टिकल जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है केंद्र में और राज्यों में, को बनाए रखने, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के भार को कम करने और जीडीपी में योगदान के महत्व को बढ़ाने, मतलब ये जो पैरामीटर्स पर यहाँ पर ये जो बदलाव हुए हैं, क्यों हुए हैं और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा, किससे फ़ायदा किससे नुकसान होगा, इन सभी बातों को लेकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एडिटोरियल में देख चुके हैं, तो इन सभी बातों को यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरा वाला एडिटोरियल है मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें मासिक स्वास्थ्य, मतलब मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 में शामिल किया है। अनुच्छेद 21 के राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के अंदर इसे शामिल किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं को शौचालय को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। कहीं पर भी आना जाना होता है, लंबी यात्राएं करनी होती है, स्कूल जाना होता है, ऑफिसेस में जाना होता है, तो अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं होती तो उनके पास बहुत सारे अवसर सीमित हो जाते हैं, बहुत सारी आवाजाही के जो अवसर हैं और उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। हम देखते हैं कि जब भी महिलाएं लंबी यात्रा कर रही होती हैं तो और रास्ते भर में चाहे कितना भी 2 घंटे 4 घंटे का समय हो, वो कुछ खाती पीती नहीं है। क्यों? क्योंकि शौचालय की सुविधा नहीं मिल पाती और इसको लेकर वे काफ़ी ज़्यादा सतर्क होती हैं। हमने देखा है कि सुना होगा आपने कि पुराने ज़माने में भी महिलाएँ जब घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे और खेतों में या जंगलों में शौचालय के लिए जाना होता था, वहाँ पर भी महिलाएँ दिन भर बहुत कम खाती-पीती थी, ताकि उन्हें शौचालय के लिए कोई दिक्कतें ना हो, दिन में कहीं जाना ना पड़े। और इसको लेकर लंबे समय से महिलाएँ इस तरह के दिक्कतें, इस तरह के चैलेंजेस झेलती आ रही हैं और इस बात को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है और कहा है कि जो मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन है, वो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार होगा। और यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे शौचालय की व्यवस्था है, पानी, मासिक धर्म के उत्पाद, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स और उनके डिस्पोजल सिस्टम की जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और इसकी जो जिम्मेदारी है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो जिम्मेदारी है पूरी की पूरी राज्यों के ऊपर होगी। तो राज्यों को यह इंश्योर करना है कि स्कूलों में और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। और यदि इस तरह की अनुपालन नहीं किए जाते हैं और यदि इस तरह की सुविधा नहीं की जाती है, तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया जा सकता है। तो स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी चाहिए और निजी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की व्यवस्था होगी। निजी स्कूलों की तरफ से यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और उनके सुरक्षित डिस्पोजल की व्यवस्था भी
स्कूलों की तरफ से की जानी चाहिए, ताकि उनके अवसर सीमित ना हो, ताकि अगर इस तरह की सुविधाएँ नहीं होती तो हम देखते हैं कि लड़कियाँ स्कूल नहीं आ पाती हैं, छोटे बच्चे स्कूल आती हैं, लेकिन जब मासिक धर्म के समय में लड़की आती है तब यदि इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है तो उतने दिनों के लिए उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर लड़कियों के लिए की जानी चाहिए, ताकि उनके अवसर सीमित ना हो, उनकी शिक्षा का नुकसान ना हो, उनके आगे बढ़ने का, उनके स्किल डेवलपमेंट का और उनके व्यक्तित्व के विकास के कोई भी मौके उनके हाथ से छूटने ना पाएँ। इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, इसकी ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां जो हुआ है उसमें बताया गया है कि लगभग 1/4 युवा महिलाएँ अभी भी स्वच्छ मासिक धर्म सुविधाओं से वंचित हैं, मतलब उनके पास इस तरह की सुविधाएँ अभी भी नहीं हैं और इसका नुकसान उन्हें अपने पूरे जीवन पर्यंत झेलना होता है। और इसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सकारात्मक फैसला दिया है और हमारे आबादी में लगभग 50% की जो आबादी है वो सिर्फ़ एक चीज़ के कारण अगर पीछे छूटती है, तो हम उस समस्या को हल करने के लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं और उन्हें इस तरह की समस्याओं को हमें हल करना चाहिए। कुछ एनजीओज़ पहले से काम कर रहे थे, हालाँकि एनजीओज़ के पास संसाधन सीमित होते हैं, छोटे पैमाने पर काम करते हैं। हमारी जो सरकारें हैं, उनके पास संसाधन काफ़ी ज़्यादा है, किसी भी एनजीओ की तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा संसाधन होते ही हैं। पैसा भी है और पहुँच भी है और पावर भी है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके सरकारें इस तरह की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करवा सकती है और यदि इस तरह की व्यवस्थाएँ सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती है, तो दंडात्मक प्रावधान भी किए जा सकते हैं, ताकि गंभीरता से इस तरह की सुविधाओं पर और इस तरह की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, उन पर काम किया जा सके। तो लड़कियों के लिए मासिक धर्म की जो बात है, वो किसी भी लड़की के लिए शिक्षा छोड़ने का कारण नहीं होना चाहिए और उसके लिए जो संभव हो सके सारे प्रयास हमें या सरकारों की तरफ से किए जाने चाहिए। यहाँ से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता भारत में लिंग संवेदनशील न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। तो ये हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में इसे शामिल किया है। इस संदर्भ में मासिक धर्म गरीबी से निपटने के लिए मासिक धर्म गरीबी, ये जो पॉवर्टी है, मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी, ये जो शब्द है यहाँ से आप सीख सकते हो। तो मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी का जो शब्द है, जैसे कोई गरीब होता है, कोई गरीब आदमी जिसके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके घर में बेसिक सुविधाओं के लिए पैसा नहीं है, उसे शिक्षा छोड़नी पड़ती है और शिक्षा छोड़कर कमाई के लिए काम करना होता है। और जब शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो हम देखते हैं कि बहुत ऐसे काम उन्हें करने पड़ते हैं जो अनस्किल्ड हैं, जो मज़दूरी के काम हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम मानते हैं। तो इस तरह के कामों में अक्सर गरीब लोगों को हमने काम करते हुए देखा है। वैसे ही मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी भी है, इसके कारण भी लड़कियों को शिक्षा छोड़नी पड़ती है। जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जब हमारे पास टॉयलेट्स नहीं होते, तो हमें इस तरह की समस्याओं को यहाँ से हल करने के लिए प्रयास करने होंगे और ये जो शब्द है मासिक धर्म गरीबी, इसे निपटने के लिए और शारीरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, लड़कियों की शारीरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए और शैक्षिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो राज्य सरकारें, जैसे हमने बात की कि ये ज़िम्मेदारी राज्यों की है और इसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बातें कही हैं। तो ये सारी बातें हमें यहाँ लिखनी हैं। क्या केवल न्यायिक हस्तक्षेप ही परिवर्तनकारी सामाजिक बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है? इसके लिए सतत नीतिगत, वित्तीय और प्रशासनिक सुधार भी समान रूप से आवश्यक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे ही दिया है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को नीतियाँ भी बनानी होंगी, राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी देनी होगी और प्रशासनिक सुधार भी करने होंगे, तब जाकर कहीं समस्याएँ हल होती हैं। सिर्फ़ एक पैमाने पर या सिर्फ़ एक हाथ से या फिर सिर्फ़ एक लेवल पर काम करने से नहीं होता है। सभी को मिलकर हर स्तर पर काम करना होगा, तब जाकर कहीं हम एक बराबरी वाला समाज बना पाएँगे। महिलाओं को, बच्चियों को इस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हो पाएँगी। फ़ाइनेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं, चूँकि हमने पहला एडिटोरियल फ़ाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को लेकर देखा। हमने देखा वहाँ पर कि क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं जिनके आधार पर पैसा बँट रहा है। लेकिन वित्त आयोग क्या है और वित्त आयोग को ये शक्तियाँ कहाँ से मिली है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान क्या है? कौन वित्त आयोग का गठन करता है? इसमें कितने सदस्य हैं और कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ये सारी बातें हम यहाँ से देखते हैं। तो फ़ाइनेंस कमीशन का प्रावधान जो है वो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में, संविधान के 280 में इसके गठन का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक संवैधानिक निकाय है।
भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं और अध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं। कितने सदस्य होते हैं? एक तो एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। हर 5 साल के लिए या फिर राष्ट्रपति जब उचित समझे उतने समय के लिए, उतने समय पर, जब वे उचित समझे तब भी इन सदस्यों की नियुक्ति वित्त आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, हालांकि कोई खास इसका पैमाना है नहीं कि किसे इसका अध्यक्ष या किसे इसका सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक मामलों की बेसिक समझ तो होनी ही चाहिए। और फिर इन्हें जो काम करना होता है, इनका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच में और राज्यों और राज्यों के बीच में कैसे वित्तीय संसाधनों का बंटवारा होगा, इसकी सिफारिश ये लोग करते हैं। क्या काम कर रहे हैं? जैसे हमने देखा था कि जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है, मतलब केंद्र में और राज्यों के बीच में कैसे पैसा बटेगा, इसको लेकर भी रिकमेंडेशन देते हैं। फिर राज्यों और राज्यों के बीच में कैसे पैसा बटेगा, वो भी यही रिकमेंड करते हैं। और इसके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, ये सारी चीज़ें भी, ये सारे जो हम ऊपर देख चुके हैं कि उसमें जैसे कि पॉपुलेशन था, जैसे एरिया था, जैसे फॉरेस्ट था, जैसे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी था, ये सारी चीज़ें, जैसे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस था, ये सारे अलग-अलग वित्त आयोग अलग-अलग अपने लिए तय कर सकते हैं। जैसे 15वें वित्त आयोग के लिए अलग क्राइटेरियाज़ थे, 16वें वित्त आयोग ने अपने लिए अलग क्राइटेरियाज़ रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रांट इन एड के लिए भी ये रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे हमारी लोकल बॉडीज़ को, जैसे हमारी ग्राम पंचायतों को, जैसे हमारी लोकल अर्बन गवर्नेंस बॉडी को, वहाँ पर भी ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि उन्हें कितना पैसा हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तो ये जो पैसा होता है, ये ग्रांट का पैसा होता है और किसी राज्य को भी अगर अतिरिक्त पैसा मिलना है, अतिरिक्त पैसा दिया जाना चाहिए, तो उसको लेकर भी रिकमेंडेशन दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि वहाँ पर बेसिक सुधार हो सके, क्षमता निर्माण हो सके और विशेष आवश्यकता इनकी पूरी हो सके। इसके लिए ग्रांट का जो रिकमेंडेशन है, ग्रांट के लिए जो रिकमेंडेशन है, वो भी वित्त आयोग दे सकता है और देता है। तो वित्त आयोग के बारे में हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 280 में इसके प्रावधान है। इसके लिए गठन के लिए जो प्रावधान है वो 280 में है। संवैधानिक निकाय है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। अध्यक्ष 1 और 4 सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनके लिए जो काम तय किए गए हैं, जो इन्हें काम करना है, वो है केंद्र और राज्यों के बीच में पैसा बाँटना और राज्यों के बीच में पैसा बाँटना। किस आधार पर पैसा बाँटा जाएगा, ये तय करते हैं। जैसे हमने पहले इसके जो क्राइटेरियाज़ हैं 15वें वित्त आयोग के और 16वें वित्त आयोग के, उन्हें कंपेयर करके भी देख लिया है। अभी जो न्यूज़ आई है इसके बाद वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया था हमारे प्रधानमंत्री को और उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की। उसके बाद न्यूज़ आई कि भारत के ऊपर सिर्फ 18% का अब टैरिफ लगने वाला है। क्योंकि हमारे ऊपर जब टैरिफ लगा था तो 25% का टैरिफ तो लगा था, एक इसलिए लगाया गया था जिसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। वो टैरिफ लगा हुआ था क्योंकि इनका कहना था, अमेरिका का कहना था कि आप हमसे बहुत कम चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश में आकर बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, जिसका हमें नुकसान होता है, हमें व्यापारिक घाटा होता है। तो भारत के पक्ष में, दोनों देश में जब व्यापार हो रहा था, जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है वो भारत के पक्ष में था और भारत के पक्ष में होने के कारण भारत को बड़े पैमाने पर फ़ायदा भी हो रहा था। और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने टैरिफ 25% का लगाया और उसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर फिर से 25% का टैरिफ लगाया। तो कुल टैरिफ लगा 50% का। और इस 50% टैरिफ के बाद कहा जा रहा है, पूरी बातचीत हुई, उसके बाद इन्होंने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मतलब भारत की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि भारत ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो 25% का टैरिफ तो यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो दंडात्मक टैरिफ था, प्यूनिटिव टैरिफ था, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, इसका स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि भारत की जो स्वायत्ता है, भारत की जो सोवरेनिटी है, इस तरह के बयानों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। भारत की सरकार को यहाँ पर कई मोर्चों पर चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की राजनीति में या भारत के फैसलों में किसी भी दूसरे देश का कोई भी दबाव या कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसको लेकर, इस बयान को लेकर काफ़ी असहज भी कर दिया है, क्योंकि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बयान देते हैं, बुए के फैसले लेते हैं। तो इस तरह की इनकी छवि भी बन चुकी है और इस तरह के फैसलों ने और इनके फैसलों ने और इनकी बातों ने दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, दूसरे देशों की सरकारों को भी काफ़ी ज़्यादा असहज किया है। तो एक तरफ इनके दावे हैं और
चूँकि इन्होंने दावा किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो 25% का टैरिफ तो यहीं पर ऐसे ही खत्म हो जाता है। बचे हुए जो 25% का जो टैरिफ है रेसिप्रोकल टैरिफ, उसमें से 18% का ही टैरिफ लगेगा। तो भारत के ऊपर टैरिफ तो कम हुआ है, लेकिन इस तरह के जो भारत की स्वायत्ता पर हमले जैसी स्थिति बनाते हैं, तो उसको लेकर भारत को चैलेंजेस फेस करने होंगे। भारत की सरकार को भी जवाब देना होगा कि इस तरह का हस्तक्षेप क्या है या नहीं है, क्या भारत किसी और के दबाव में इस तरह के फैसले कर रहा है। तो एक तरफ तो हमारी जो सोवरेनिटी है, जो हमारी स्वायत्ता है वो है, लेकिन दूसरी तरफ है एक व्यावहारिक अप्रोच, एक व्यावहारिक कदम, एक व्यावहारिक फैसला कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है, भारत को इसका फ़ायदा होता है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है और इसके लिए भारत यूएसए से काफ़ी अच्छे संबंध फिर से बना सकता है और इसके लिए इनकी शर्तों को कहीं न कहीं स्वीकार कर सकता है। तो एक तरफ थोड़ा-सा हम कहें कि हमारी स्वायत्ता का मामला है और दूसरी तरफ हम कहें कि थोड़ा-सा व्यावहारिक फैसले हैं, थोड़ा-सा व्यावहारिक कदम है। तो यहाँ पर भारत को चूज़ करना होगा कि भारत क्या करने वाला है या फिर बैलेंस बनाकर किस तरह से चला जा सकता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो भारत के सामने एक तरफ रूस के साथ सस्ता तेल खरीदने को लेकर चैलेंज है, दूसरा अमेरिका के टैरिफ का चैलेंज है, तीसरा हमारी सोवरेनिटी, हमारे फैसलों में किसी दूसरे देश का दखल या दबाव को लेकर भी चैलेंज है। और जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का व्यवहार रहा है, इनके व्यवहार के कारण और अमेरिका के टैरिफ के कारण बहुत सारे ऐसे काम अटके हुए थे, उन्हें इन्होंने ट्रिगर किया है। जैसे भारत और ईयू के बीच में जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है, वो भी 2007 से अटकी हुई थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन इनके टैरिफ के चलते, इनके रूस को लेकर हमारे ऊपर जो सख्ती के कदम उठाए गए हैं और फिर रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया है, फिर ईयू के साथ इनका जो अभी यूरोप के साथ जो भी इनका विवाद हुआ है ग्रीनलैंड को लेकर, उसके चलते फिर दोनों पक्षों ने, भारत ने और ईयू ने अपने समझौते फाइनल किए हैं। तो एक तरफ भारत को इस तरह के दबावों को झेलने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। कैसे कैपेसिटी बढ़ेगी? कैपेसिटी बढ़ेगी भारत के व्यापार को, भारत के निर्यात को डाइवर्सिफ़ाई करके। अलग-अलग देशों के साथ, जैसे हमने अभी हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, ईयू के साथ कर लिया है। ईयू जिसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी डील है जिसमें लगभग 25% की इकॉनमी और 30% की पॉपुलेशन शामिल है। लगभग एक बड़ा हिस्सा वैश्विक व्यापार का शामिल है। तो ईयू के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, हमने न्यूजीलैंड के साथ किया है, हमने यूके के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है और भी बहुत सारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। और यूएसए के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस हमारे चालू हैं, चल रहे हैं। लेकिन उसके पहले किसी भी प्रकार की इस तरह की बातों को किसी भी जिम्मेदार देश के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से नहीं की जानी चाहिए। हालाँकि अभी भारत के लिए इतनी ही गुड न्यूज़ है कि 18% का टैरिफ लगा है और भारत और अमेरिका के दोनों के संबंधों के लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक कदम है। 50% का जो टैरिफ लगा था उसकी तुलना में 18% का टैरिफ काफ़ी कम है और भारत को इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये जो दावा किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको लेकर भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण, कोई बयान नहीं आया है। इसको लेकर अभी असहजता रहने वाली है और ऊपर से इन्होंने दावा किया है कि भारत अमेरिका से 50 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स खरीदेगा, व्यापार करेगा। तो इसको लेकर भी उन्होंने दावे किए हैं। बाकी आगे जो होगा वो हम फिर से विस्तार में पढ़ेंगे। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर एक तरफ एसआईआर हो रहा है, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज चल रही है। काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तर्कपूर्ण सवाल भी हैं, आरोप भी हैं, राजनीतिक आरोप भी हैं, लेकिन कुछ तथ्यपूर्ण सवाल भी हैं। और इन सभी बातों को लेकर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चूँकि एक स्वायत्त संस्था है जिसके ऊपर हमारे लोकतंत्र को ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो आधार है वो होता है हमारा क्या कहें कि जो हमारे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया है वही हमारे लोकतंत्र को ज़िंदा रखती है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष तौर पर कहीं लोकतंत्र को देख पाते हैं तो वो होता है चुनाव, और चुनावों में हमारी हिस्सेदारी होती है, एक आम आदमी की हिस्सेदारी होती है। वहाँ जाकर हम यह फैसला करते हैं कि सरकार कौन-सी बनेगी, कौन सरकार में आएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। इन सभी बातों को लेकर चुनाव में ही तय किया जाता है। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया पर इतने ज़्यादा सवाल उठे हैं। हालाँकि एसआईआर प्रक्रिया जो है हमारी जो वोटर लिस्ट है उसमें जो लोग अब नहीं रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, उनके नाम हटाना भी ज़रूरी है। जो नए लोग हैं उनके नाम जोड़ना ज़रूरी है। लेकिन इतने ज़्यादा सवाल उठ गए हैं एसआईआर प्रक्रिया पर और उनके बहुत ज़्यादा प्रभावी इफ़ेक्टिव तरीके से जवाब नहीं दिए गए हैं। तो इसको लेकर संदेह, शक, शुबा यहाँ पर खड़ा होता है। अभी क्या हुआ है राजस्थान में कि बहुत सारे मतदाताओं की तरफ से
फॉर्म 7 भर दिए गए। हालांकि इनका कहना है कि फॉर्म 7 हमने नहीं भरा है, किसी और ने फॉर्म 7 भर के उसे जमा किया है। फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 होता है नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। और जब भी फॉर्म 7 भरा जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जाता है। जो लोग जवाब देते हैं कि नहीं हमें नाम नहीं कटवाने, उनका नाम नहीं कटता है। जिनका जवाब नहीं आ पाता है उनके नाम काट दिए जाते हैं। तो फॉर्म 7 बड़ी संख्या में भरे हैं, किसने भरे हैं इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शक किया जा रहा है कि कुछ खास पार्टी के एजेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, लेकिन उन्होंने कहा है, जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं उन पर शक किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने फॉर्म नहीं भरे हैं और हमने कोई हस्ताक्षर किसी के नकली नहीं किए हैं, किसी की तरफ से कोई फॉर्म नहीं भरा गया है। तो इसको लेकर अभी तक कोई खास स्पष्टता, कोई खास जानकारी नहीं आई है। सिर्फ शिकायतें आ रही हैं कि इतने बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 कौन भर रहा है, जबकि एक बीएलए एक दिन में 10 फॉर्म 7 ही भर सकता है। मतलब बूथ लेवल एजेंट्स, जो अलग अलग पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, वो अपने अपने समर्थकों का नाम न कटे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें लगाया जाता है, ताकि अपने जो एरिया है, अपने जो क्षेत्र है, वहां से अपने जो समर्थक है उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकें या वोटर लिस्ट से न कटने दें। इस तरह की जिम्मेदारी बीएलए की होती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के जो समर्थक है, खुले तौर पर जिन्हें वह जानता है कि कोई दूसरी पार्टी का समर्थक है, उनके लिए फॉर्म 7 भर के उनके नाम कटवाने के लिए इस तरह के फॉर्म भर सकता है। तो वो भी 10 फॉर्म भर सकता है एक दिन में। लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर फॉर्म भरे गए हैं और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग अभी स्थानांतरित नहीं हुए, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए हैं, जो पीढ़ियों से एक ही गांव में रह रहे हैं, उनके फॉर्म भी किसने भरे हैं, इसको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो फॉर्म 7 को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ है। जो फॉर्म 7 में जिसमें जहाँ पर एसडीएम कार्यालय से प्राप्त हुए हैं ये जो फॉर्म हैं, तो वहाँ पर हालांकि ऑफिस की तरफ से भी कहा गया है कि भाई इसकी कोई जिम्मेदारी या इसकी कोई जानकारी कार्यालय को नहीं है। तो ये सब काम कैसे हो रहा है, इतने बड़ी गड़बड़ियाँ कैसे हो रही, कौन ये फॉर्म भर रहा है, और जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी या उन्हें भी इसकी जानकारी कैसे नहीं है। तो ये जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है और विश्वसनीयता को कम करता है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए कहा जा रहा है कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जिसे विरोधी पार्टी का समझा जाता है या किसी और का वोटर समझा जाता है, तो उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और इसके लिए जो फॉर्म भरने के आरोप में जो बीजेपी के बीएलए हैं, उनको गांव वालों का गुस्से का भी सामना करना पड़ा है। इसको लेकर भी उन्हें अब दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर विवाद खड़ा है। और इस तरह की कंट्रोवर्सी हमने दूसरी जगह भी देखी है, जैसे अभी गुजरात में भी इस तरह की एक खबर सामने आई है। और दूसरी सरकारें, जहाँ पर विपक्ष की सरकारें, जहाँ पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ पर भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि उनके समर्थकों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। बहुत सारे नाम कटे हैं उत्तर प्रदेश में भी और पश्चिम बंगाल में भी। बिहार में जब शुरू हुई थी प्रक्रिया तब से ही यहाँ पर न्यूज़ चल रही है। तो इसको लेकर चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाया है। तो इससे विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पूरी एसआईआर प्रक्रिया के दुरुपयोग और मताधिकार को छीनने के आरोप भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही पर भी सवाल है और इसके लिए कठोर जांच करनी होगी, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी हो सके और लोगों का एसआईआर प्रक्रिया के ऊपर भरोसा हो सके। इसको भी चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना है। ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि भारतीय लोकतंत्र में लोगों का भरोसा चुनाव आयोग के ऊपर बना रहे, और इसके लिए जो भी कदम यहाँ पर संभव हो उन्हें उठाना चाहिए। इसके बाद जो न्यूज़ है बायोफार्मा शक्ति स्कीम को लेकर है। अभी जो बजट आया है उसमें ये जो नई वाली स्कीम है वो आई है। इस स्कीम में पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो स्कीम है स्ट्रेटेजी बनाई गई है। किस चीज़ के लिए स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी है हेल्थ केयर एडवांसमेंट के लिए। हेल्थ केयर को और ज़्यादा हमें अच्छा करना है और ज़्यादा सुधारना है, तो इसको लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। मतलब इस स्कीम का जो हम कह सकते हैं कि एक क्रक्स है, इस स्कीम के पीछे जो विचार है वो यही है। किसके माध्यम से एडवांसमेंट करना है? नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से। तो स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये है स्कीम का पूरा नाम। ये योजना आई है अभी 2026-27 के बजट में।
इस स्कीम को क्यों लाया गया है? ताकि हमारे यहाँ दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। हालाँकि भारत पहले से ही दुनिया भर में दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, तो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन और भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमें बढ़ानी है, दवाओं का यहाँ पर विनिर्माण करना है और इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों के लिए निर्धारित किए गए हैं, उसको आवंटित किए हैं ताकि भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है बल्कि पूरा इकोसिस्टम ही बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, यहाँ पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है जो यहाँ पर काम कर सकें, इंस्टीट्यूशंस का निर्माण भी ज़रूरी है, रिसर्च भी ज़रूरी है और यहाँ पर 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, ये 3 नए इंस्टीट्यूट भी बनाना है। जो पहले से 7 इंस्टीट्यूट हैं उनको भी अपग्रेड करना है, वहाँ पर रिसर्च के काम को और ज़्यादा बढ़ाना है, इसको लेकर भी इस योजना में प्रावधान है। फिर यहाँ पर 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स भी बनानी है पूरे देश में, तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस योजना में ध्यान दिया गया है और पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हर चीज़ में, हर लेवल पर यहाँ पर विकास करने के लिए इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों के लिए आवंटित किए गए हैं। तो बायोफार्मा शक्ति योजना बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी दवाइयों के निर्माण को और दूसरी चीज़ों के निर्माण को जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में काम आती है उन्हें बढ़ाना है। 10,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं 5 साल के लिए और फिर विनिर्माण भी करना है और मानव संसाधन मतलब स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग भी देनी है और नैदानिक अनुसंधान क्षमता और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर डेवलप करनी और 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन भी बनाने हैं। तो इन सभी बातों को लेकर जैसे हमने पढ़ा है ये वाली योजना ही, इसके बारे में जब भी और भी डिटेल में बातें आएंगी, जब भी नए इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, कहाँ पर बन रहे हैं, किस शहर में बनाए जा रहे हैं, उनको लेकर भी जब भी ये न्यूज़ आएगी हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बजट में अभी सिर्फ बेसिक घोषणाएँ हुई हैं और जब भी बेसिक घोषणाएँ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं आती हैं। तो जब भी इनके लिए काम शुरू होगा, तब फिर हम इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अगली न्यूज़ है, चूँकि कल था 2 फरवरी और 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे 1971 में और उसको लेकर हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। और उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, पहले 26 रामसर साइट थी, अब 98 रामसर साइट्स हैं। तो 98 रामसर साइट हैं और रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट्स वेटलैंड्स होती हैं, जिनका हमारे इकोसिस्टम पर, जिनका हमारे वाटर साइकिल पर, जिनका हमारे ग्राउंड वाटर पर, जिनका पक्षियों के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है और इन्हें बचाना हमारे पर्यावरण के लिए, पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रामसर साइट्स को यहाँ पर कंजर्वेशन दिया जा रहा है, रामसर साइट की संख्या बढ़ रही है, वेटलैंड्स का कंजर्वेशन किया जा रहा है, पहले 26 थी अब 98 हो चुकी है और सरकार की प्रतिबद्धता है। अच्छी बात है कि सरकार पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। रामसर साइट कन्वेंशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उन वेटलैंड्स को जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। रामसर कहाँ पर है? ये है ईरान में है। ईरान में जो हमारी कैस्पियन सी है उसके किनारे पर एक शहर है रामसर कन्वेंशन, वहीं पर ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, 1971 में साइन किया गया था और अभी भारत में 98 साइट्स हैं, लगभग 12.5 लाख हेक्टेयर इसमें ज़मीन आती है। सबसे ज़्यादा जो रामसर कन्वेंशन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में है। आप इनकी पूरी लिस्ट निकाल कर एक तो स्टेट वाइज पढ़ सकते हैं और अलग-अलग उनके फीचर्स, बेसिक फीचर्स पढ़ सकते हैं। हम एक वन शॉट वीडियो भी लाने वाले हैं जिनमें हम पूरा डिटेल में सारी रामसर साइट्स को वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये झीलें हो सकती हैं, नदियाँ हो सकती हैं, जलाशय हो सकते हैं, दलदल ज़मीन हो सकती है, मैंग्रोव हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे सुंदरवन मैंग्रोव है, चिल्का झील एक ब्रेकिश वाटर लेगून है और केवलादेव एक मैन मेड वाटर बॉडी है जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, माइग्रेटरी पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर भारत ने बड़े पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है और अभी कुछ दिनों पहले कुछ रामसर साइट्स को जोड़ा भी गया था। आप इनकी लिस्ट को आराम से स्टेट वाइज देख सकते हैं, ईयर वाइज देख सकते हैं और इनके जो बेसिक फीचर्स हैं, इनकी जो मूलभूत विशेषताएं, यूनिक विशेषताएं, उनके बारे में देख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स में आ भी सकती है, तो इनके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से एमसीक्यू में पहला सवाल हो सकता है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि फिनांस कमीशन
जो 16वां वित्त आयोग है ने राज्य की हिस्सेदारी को 2026-31, क्योंकि जो 16वां वित्त आयोग है उसने 2026 से 31 के लिए रिकमेंडेशन दी है, तो 41% पर बनाए रखा है। जैसे हमने पढ़ा था, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 15वें वित्त आयोग ने भी जो राज्यों की हिस्सेदारी है उसको 41% ही तय किया था। 16वें वित्त आयोग ने भी राज्यों की हिस्सेदारी को 41% ही रखा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि आयोग ने टैक्स प्रयास मानदंड को बदलकर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी को लागू किया है। ये बात भी बिल्कुल सही है और उसका वेटेज है कितना है 10%, और पुराने वाले जो पैरामीटर था उसका वेटेज था 2.5%। तो ये जो नया पैरामीटर है वो 16वें वित्त आयोग ने यहाँ पर जोड़ा है। तीसरा स्टेटमेंट, जनसांख्यिकी प्रदर्शन यानी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए उसका भार बढ़ा दिया गया है। तो इसका भार नहीं बढ़ा है, क्योंकि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को हमें नहीं बढ़ाना है। हमारे पास जो जनसंख्या है बढ़ी हुई, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन देने हैं, इसके लिए इसका वेटेज कम किया है। चौथा स्टेटमेंट है कि औद्योगिक राज्यों जैसे तमिलनाडु और महाराष्ट्र को सीमित लाभ ही हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ से दूसरा सवाल है कि 16वें वित्त आयोग के सिफारिशों के प्रभावों पर विचार करें। तो 16वें वित्त आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चरणबद्ध रूप से राज्यों की हिस्सेदारी 45% तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। तो 45% तक राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाने का इस तरह का कोई सुझाव नहीं आया है। दूसरा स्टेटमेंट, उपकर और अधिभार के कारण विभाज्य कोष सिकुड़ रहा है। ये बात हमने देखी थी कि एक तरफ जो डिविजिबल पूल है वहाँ पर टैक्स रेट्स कम हुए हैं, कलेक्शन कम हुआ है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार अपने लिए संसाधन जुटा रही है सेस और सरचार्ज के माध्यम से, लेकिन इन्हें शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है। तो 16वें वित्त आयोग ने सेस और सरचार्ज को डिविजिबल पूल में डालने की कोई सिफारिश नहीं की है। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, केंद्र राज्य हस्तांतरण में वृद्धि का लगभग 42% हिस्सा केंद्रीय योजनाओं से आता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और जब पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आता है, मतलब केंद्र सरकार इसे पैसे को लिंक कर देती है किसी खास योजना से, तो राज्य सरकारों के हाथ बंद जाते हैं, उन्हें वहीं पर पैसा खर्च करना होता है। तो इसको लेकर भी राज्य सरकारें अपनी आपत्तियां जता रही हैं। चौथा सवाल है कि सिफारिशों ने राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार पर जोर दिया है। तो राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए इस तरह का कोई भी काम फिलहाल तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा सवाल है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित होता है। तो वित्त आयोग का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में ही है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका गठन हर 5 साल में अनिवार्य रूप से किया जाता है, बिना राष्ट्रपति की आवश्यकता के। राष्ट्रपति की जरूरत तो होगी, वरना इसका गठन कौन करेगा। तो राष्ट्रपति ही गठन करते हैं, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, अध्यक्ष की भी और 4 सदस्यों की भी हर 5 साल में, और या फिर जब भी वे उचित समझे तब भी कर सकते हैं। इसका प्रावधान जो है वो है आर्टिकल 280 में। और अगर डिविजिबल पूल की बात करें, जो डिविजिबल पूल जो हमारे केंद्रीय करों का वो हिस्सा जो राज्य और केंद्र के बीच में बंटना है, उसका जो प्रावधान है वो है हमारे संविधान के आर्टिकल 270 में। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये बात भी सही है। और चौथा है कि अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। चौथा सवाल है कि वित्त आयोग के सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, ऊर्ध्वाधर कर वितरण में केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा तय किया जाता है। जो वर्टिकल डिवीजन होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर बाकी सब राज्यों की सरकारें हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, क्षैतिज वितरण केवल जनसंख्या पर आधारित होता है। तो जनसंख्या पर आधारित नहीं होता है, जनसंख्या भी पैरामीटर है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी पैरामीटर है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी पैरामीटर है, एरिया भी पैरामीटर है और इनकम डिस्टेंस भी पैरामीटर है, फॉरेस्ट कितना है वो भी पैरामीटर है। तो इन सभी बातों को लेकर अलग अलग वित्त आयोग अपने लिए अलग अलग पैरामीटर तय करते हैं। 15वें और 16वें वित्त आयोग ने अपने लिए क्या पैरामीटर तय किए हैं हमने देखा भी था, दोनों को कंपेयर करके किसका वेटेज बढ़ा है किसका वेटेज घटा है, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा स्टेटमेंट, ग्रांट इन एड सुधार, क्षमता निर्माण और विशेष आवश्यकताओं हेतु दिए जाते हैं। किसी भी राज्य को अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना है तो वो भी यहीं से रिकमेंड किया जाता है। पांचवा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है।
बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सुविधाओं का अभाव लड़कियों की शारीरिक स्वायत्ता का उल्लंघन है। अगर हमारे पास मेंस्ट्रुअल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की सुविधा नहीं है, अगर इसके सुरक्षित डिस्पोज़ल की सुविधा नहीं है, तो लड़कियों की स्वायत्ता सीमित होती है, शारीरिक स्वायत्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। निजी स्कूलों पर भी गैर अनुपालन पर कार्रवाई हो सकती है। जी, मान्यता रद्द करने तक की बात की गई है। और चौथा स्टेटमेंट है कि मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी को शिक्षा में बाधा नहीं माना गया है, बाधा माना गया है। अगर लड़कियां मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी के कारण, मेंस्ट्रुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, शौचालय की कमी के कारण ऐसा भी होता है कि उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है या उतने दिनों के लिए स्कूल वे नहीं जाती हैं, तो इससे उनकी शिक्षा पर काफ़ी बुरा असर होता है। उतने दिनों की आपकी स्कूल क्लासेस छूट जाती हैं। छठा सवाल, इस निर्णय के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रत्येक स्कूल में कार्यशील लिंग आधारित शौचालय अनिवार्य है। तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर एक स्कूल में, सरकारी हो चाहे निजी हो, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के अलग टॉयलेट होने चाहिए। दूसरा सवाल, एनजीओ आधारित मॉडल को पूर्ण समाधान माना गया है। एनजीओस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं कहीं ना कहीं प्रोवाइड की है, लेकिन ये पूर्ण समाधान नहीं है, क्योंकि इनके पास एक तो इतना बड़ा हम कहें कि कार्यबल नहीं है, श्रमबल नहीं है। दूसरा, इनके पास संसाधन नहीं है, इनकी पहुंच नहीं है, और इन्हें बड़े पैमाने पर मान्यता भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण समाधान नहीं है, और इसके लिए, पूर्ण समाधान के लिए, सारी सुविधाएं करने के लिए राज्य सरकारों को काम करना होगा। तीसरा, बड़े स्तर पर राज्य हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो राज्यों को हस्तक्षेप करना होगा और उन्हें ये सारी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार सभी महिलाएं स्वस्थ प्रथाएं अपनाती है। जी नहीं, महिलाओं के पास पूरी तरह से सारी सुविधाएं नहीं है। मेंस्ट्रुअल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, और जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसमें भी कहा गया था कि एक बड़े हिस्से को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सातवां सवाल, बायोफार्मा शक्ति स्कीम के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला, 10,000 करोड़ का आवंटन हुआ है 5 साल के लिए, ये बात सही है। मानव संसाधन विकास योजना का हिस्सा नहीं है, ये बात गलत है। तीसरा, 3 नए संस्थान और 7 जो अभी संस्थान हैं उनका उन्नयन करना है, ये बात सही है। और चौथा, योजना भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा घटाती नहीं बढ़ाती है, ये बात भी गलत हो गई। आठवां सवाल है कि योजना के उद्देश्य और प्रभाव के संबंध में कथनों पर विचार करें। 10,000 से अधिक 1,000 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल साइट्स विकसित की जाएगी, ये बात सही है। दूसरा, यह केवल निजी क्षेत्र तक सीमित है, नहीं। सीडीएससीओ की नियामक क्षमता को मजबूत करना है, ये बात भी सही है, क्योंकि सीडीएससीओ भारत में ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का रेगुलेटर है। यही दवाओं के ट्रायल्स को, यही दवाओं को मान्यता देता है। तो ये बात, तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि भारत की वैश्विक स्थिति कमजोर होगी, कमजोर नहीं होगी, मजबूत होगी। नौवां सवाल, भारत में रामसर साइट के संबंध में कथनों पर विचार करें। रामसर साइट 1971 के कन्वेंशन के तहत नामित होती है, ये बात सही है। भारत में 98 रामसर साइट्स हैं। इसमें केवल झीलें और नदियां नहीं, मैनग्रोव और दलदल भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी वाटर बॉडी जो भी है वो भी शामिल हो सकती है। मैनमेड वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडी, साल्ट वाटर बॉडी, चाहे नेचुरल वाटर बॉडी, सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। दलदल, नदी, झील, तालाब, सारी चीज़ें। सुंदरबन और मैनग्रोव साइट रामसर साइट हैं, तो सुंदरबन एक मैनग्रोव और रामसर साइट, ठीक है, दोनों चीज़ें सही हैं। 10वां सवाल, भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, 2014 के बाद रामसर साइट 26 से बढ़कर 98 हुई है, 26 से बढ़कर 98 हुई है, सही बात है। आर्द्र भूमियों का पारंपरिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, ये बात सही है। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी राज्य हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने सारे एडिटोरियल देखे, सारी न्यूज़ देखे, आज के लिए सारा करंट अफेयर देखा। जो हमारा पहला वाला एडिटोरियल था वो था सोलवे वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस को लेकर, दूसरा मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर, उसे आर्टिकल 21 में शामिल करने को लेकर। फिर हमने जो टैरिफ कम हुआ है यूएसए का भारत के ऊपर वो भी देखा हमने, जो नए जो बायोफार्मा शक्ति योजना है उसको भी देखा, और रामसर साइट्स के बारे में भी देखा, और बाकी जो न्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप यहाँ से पढ़कर नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगती है ये क्लास, आपको लगता है कि आपकी तैयारी में ये क्लास मददगार हो सकती है, आपका थोड़ा सा समय बचा सकती है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।